एक दिन यूकियो भाई को याद आता है कि 6वीं कक्षा में जब बच्चे ठीक से नाक भी नहीं पहुंचते तब इन दोनों नमूनों ने एक नया नाटक शुरू किया था, आई लव यू गेम। नियम ये था कि आई लव यू बोलो और जो पहले शर्मा गया या जिसका दिल इंजन की तरह धड़कने लगा वो हार गया। भाई को तब भी ये गेम एकदम वाहियात लगता था और आज भी लगता है, पर इनकी ढीठपन देखो। 4 साल निकल गए पर इनका ये सस्ता खेल बंद नहीं हुआ। आज तक दोनों में से कोई नहीं जीता और आसपास के लोग इनका ये मुफ्त का सर्कस देखकर पूरे मजे ले रहे हैं। एक दिन कैफे में बैठे बैठे दोनों एक दूसरे को फट्टू बोलकर झगड़ रहे थे। मिकू मैडम रोने लगती है कि भाई जिस कछुआ चाल से हम जा रहे हैं ना, ये गेम तो जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाला। फिर मिकू उसकी थोड़ी पकड़ लेती है और बोलती है कि जब तूने प्रपोज किया था ना, बड़ा हीरो लग रहा था। ये सुनते ही हमारे लड़के का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। मिकू ने उसे पकड़ लिया और फिर चिढ़ाने लगी, पर अपना लड़का कहाँ बाज आने वाला था। अजीब सा तर्क देता है कि ये लाल चेहरा सिर्फ तुझे दिख रहा है, लोगों को थोड़ी पता चलेगा तो ये गिना नहीं जाएगा। मतलब खुद को ही बेवकूफ बना रहा है। जब इन दोनों का ये कलेश चल रहा था तो कैफे की वेट्रेस हाना को नोटिस करती है कि इनका ये बचकाना खेल समय के साथ थोड़ा आगे बढ़ गया है। कैफे का मालिक मासारू पीछे से ज्ञान देता है कि इन दोनों ने नियम बदल लिए हैं, अब सिर्फ बोलना जरूरी नहीं, बाकी हरकतें भी मान्य है। ये सुनकर हाना को मैडम ऐसी खुश हुई जैसे उसकी खुद की शादी तय हो गई हो। हाना को और मासारू दोनों को मालूम है कि ये दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए पागल है। बस वे इस इंतजार में है कि कब इन बेवकूफों की ट्यूबलाइट जलेगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तभी मिकू को समय याद आता है और वह निकलने लगती है, पर अचानक से मीठी बनकर बोलती है कि काश कल प्रवेश समारोह के बाद हम एक ही कक्षा में आए। हमारा सख्त लड़का अंदर से पिघल गया पर बाहर से ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मिकू दरवाजे तक पहुंचकर मालिक को खाने के लिए धन्यवाद बोलकर निकल जाती है। उसके जाते ही यूकियो का सारा कूल ड्यूड वाला मुखौटा उतर गया। भाई अपना सारा झुंझलाहट निकालने लगता है। उसे गुस्सा इस बात का है कि लड़की पहले तो नखरे दिखाती है, फिर अचानक इतनी प्यारी बन जाती है कि इसके होश उड़ जाते हैं। लड़का पूरी तरह उसके चक्कर में पागल हो चुका है। स्टाफ वालों ने तो पहले ही मान लिया है कि आखिर में यही बेवकूफ बनेगा। इधर यूकियो बैठकर पुरानी यादों में जाता है कि आखिर इसके दिमाग का दही होना शुरू कब हुआ। जब खेल शुरू हुआ था तब इसे मिकू बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती थी। वो तो इस फालतू खेल में इसलिए घुसा था ताकि एक बार जिंदगी में इस लड़की को हरा सके। पर मिडिल स्कूल के समय एक दिन मिकू ने इसके कान में आकर धीरे से आई लव यू बोल दिया। बस वही हमारे लड़के का इंजन बैठ गया। दिल की धड़कन ऐसे भागी जैसे पीछे कुत्ता पड़ गया हो। मिकू ने इसे हक्का बक्का होते देख लिया और मजे लेने लगी। यूकियो की तो हालत ही खराब हो गई थी। पहली बार इसे उसकी आवाज अचानक से शहद की तरह मीठी लगी। तब जाकर इसे एहसास हुआ कि मिकू अब कोई झल्ली सी बच्ची नहीं रही बल्कि एक पूरी लड़की बन रही है। और ये बात सोचकर भाई के अंदर के हार्मोन अलग ही उछल कूद कर रहे थे। एक बार रास्ते में चलते चलते मिकू ने इसे अपनी झूठी कोल्ड ड्रिंक थमा दी। अब इनडायरेक्ट किस के नाम पर इसकी तो हवा ही निकल गई। चेहरा फिर से लाल। अपनी फटी हुई शक्ल छुपाने के लिए इसने पागलों की तरह स्ट्रॉ चबाना शुरू कर दिया और एक ही सांस में पूरी ड्रिंक गटक गया। ये बाद में बैठकर गहरी सोच में पड़ गया कि अगर हमने ये बेकार सा खेल न खेला होता तो क्या होता। भाई को अंदर ही अंदर डर लगता है कि कहीं कोई और आकर इसकी जगह न ले जाए। ये फालतू सा खेल ही वो इकलौती चीज है जिसने इन दोनों को फेविकोल की तरह जोड़ कर रखा हुआ है। और अभी तक यूकियो कैफे में बैठा मिकू के नाम का अपना रोना रो रहा है और बेचारा कैफे का स्टाफ आधा पक चुका है और आधा इनके आशिकाना कलेश का मुफ्त मजा ले रहा है। इस गधे को अच्छी तरह पता है कि अगर कभी मिकू को इसके सच्चे आशिक वाले रूप की भनक भी लग गई तो वो इसकी ऐसी हालत करेगी कि जिंदगी भर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसकी बेइज्जती सहने की क्षमता वैसे ही शून्य है, इसलिए इसने कसम खा ली है कि चाहे जो हो जाए ये वाहियात खेल तो यही जीतेगा। मिकू का दिल धड़काने के चक्कर में इसने खुद को थोड़ा इंसानों जैसा दिखाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। हाना को इसे पानी पकड़ाते हुए ताना मारती है कि नए सैलून वाले ने इसके झाड़ू जैसे बालों को थोड़ा ढंग का बना दिया है, जिसे ये निकम्मा शर्माते हुए मान भी लेता है। पर ये सोच रहा है कि इसका ये नया रूप मिकू पर असर क्यों नहीं कर रहा। तो हाना को इसके मुंह पर सच दे मारती है कि बाल कटवाने से इसकी बचकानी हरकतें कम नहीं हो जाएंगी और सिर्फ हेयर स्टाइल बदलने से कोई लड़की इसके अजीब चेहरे पर फिदा नहीं होने वाली। अगला दिन आता है और हमारा सस्ता हीरो स्कूल के लिए तैयार होकर खुद पर गर्व कर रहा है, जबकि सुबह इसकी ऐसी हालत थी कि अपने बाल ठीक करवाने के लिए इसे अपनी बहन वाकाना के पैरों में पड़ना पड़ा था। अब इसे बस कुछ सस्ती रोमांटिक कॉमिक्स, शोजो मंगा की चीजी लाइनें याद करनी है ताकि वह उन्हें बोलकर मिकू के सामने कूल बन सके। हालांकि इस नमूने को खुद भी पता है कि ये लाइनें इसकी औकात से थोड़ी ज्यादा ही लड़कियों जैसी और शर्मनाक है। फिर भी ये खुद को डराता है कि किसी दिन मिकू इसके हाथ से निकल जाएगी, जैसे अभी इसकी जेब में रखी हो। इस डर के कारण इसे लगता है कि खेल जीतना ही इसकी आखिरी उम्मीद है। ये ख्याली पुलाव भी पकाता है कि क्या पता मिकू भी इसे गलती से थोड़ा बहुत पसंद करती हो। सोचता तो है कि जाकर सीधा इजहार कर दे, पर क्योंकि नंबर 1 का डरपोक है और सामने वाले का हाल नहीं जानता, इसलिए चुप बैठना ही बेहतर समझता है। इस आलसी का सबसे बड़ा मास्टर प्लान ये है कि पहले मिकू के लिए खुद को मिस्टर परफेक्ट बनाएगा ताकि उस बेचारी के पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता न बचे। इसे लगता है कि एक बार ये बच्चों वाला खेल जीत गया तब ये पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने प्यार का सच्चा इजहार करेगा। ये पूरे दिन की योजना ऐसे दोहराता है जैसे कोई बहुत बड़ा गुप्त मिशन हो, जिसमें मिकू को लेते ही ये अपनी छपरी लाइनों से उसके होश उड़ा देगा।
दिया। इसे लगता है कि इसकी योजना एकदम अचूक है और ये उछलता हुआ सीढ़ियों से नीचे भागता है अपना जलवा दिखाने के लिए। पर जैसे ही गेट के बाहर मिकू को पहले से खड़ा देखता है, इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। इसे ऐसा लगता है कि अभी चक्कर खाकर गिर जाएगा, पर मुश्किल से अपनी कांपती हुई टांगों पर खड़ा रहता है। मिकू इसे किसी अप्सरा की तरह लग रही होती है और ये अपना टमाटर जैसा लाल चेहरा छिपाने में बुरी तरह असफल हो रहा होता है। मिकू को हाई स्कूल की यूनिफॉर्म में देखकर ही इसके प्राण निकलने वाले हो जाते हैं और इसके बचे कुचे होश तब उड़ जाते हैं जब मिकू इसे चिढ़ाने के लिए वहीं पर थोड़ा घूमकर एक प्यारा सा पोज देती है। इधर मिकू भी तुरंत नोटिस कर लेती है कि यूकियो के पसीने छूट रहे हैं और वो खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा। ये देखकर इस ओवर स्मार्ट मैडम को लगता है कि उसने सुबह जो 2 घंटे मेकअप पोतने में लगाए थे वे शायद सच में काम आ रहे हैं और ये घिसापिटा खेल आखिरकार वही जीतेगी। फिर वो याद करती है कि आखिर उसने इस खेल को इतना जीवन मरण का मुद्दा क्यों बना रखा है। सच्चाई ये है कि ये मैडम भी बचपन से इस आलसी के प्यार में पागल है और बस इतनी सी चाहत है कि यह गधा उसे एक औरत की तरह देखे। उसे नोटिस तो हो रहा है कि आजकल यूकियो उसे देखकर ज्यादा पिघल रहा है, पर हमारा ढीठ हीरो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी हालत खराब हो चुकी है। मिकू का अहंकार भी इतना बड़ा है कि उसे लगता है कि खुद जीत का ऐलान करने में कोई मजा नहीं है। जीतने का मजा तभी आएगा जब यूकियो के मुंह से ही निकले कि वो मिकू उसे प्यारी लगती है। खैर, मैडम ने तो ठान लिया है कि वह जीत कर रहेगी और इस नौटंकी में अपनी जान लगा देगी, पर इसका ध्यान भी तुरंत भटक जाता है जब ये अपने अंदर ही अंदर मान लेती है कि यूकियो हाई स्कूल यूनिफॉर्म में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। और तो और इसकी बाज जैसी नजरों ने ये भी देख लिया कि इस सस्ते मजनू ने आज अपने बालों पर थोड़ा समय बर्बाद किया है। वैसे तो ये मैडम इस निकम्मे पर पहले से ही फिदा थी, पर आजकल इसका दिल ऐसे उछलता है क्योंकि ये लंबा चौड़ा गधा उम्र में बड़ा जो हो रहा है। इसने अपनी फटी हुई शक्ल पर एकदम पत्थर जैसा भाव चिपका लिया है क्योंकि मैडम ने घर बैठे इस छपरी को यूनिफॉर्म में सोच कर अकेले में पूरी तैयारी की थी ताकि सामने जाकर इसकी खुद की हालत खराब ना हो जाए। तो जब आखिरकार हमारा सस्ता हीरो इसकी तरफ देखता है तो ये पूरे आत्मविश्वास के साथ इसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। यूकियो अपनी खराब हालत को संभालने के लिए उसे घूरता है ताकि ये चुड़ैल खेल में आगे निकलकर न जीत जाए। अब इस आलसी ने सोचा कि थोड़ी मर्दानगी दिखाई जाए, तो नकली आत्मविश्वास की दुकान बनकर इसने मिकू को दीवार के कोने में ऐसे दबोचा जैसे कोई सस्ती फिल्म का हीरो हो और ऐसे चिढ़ाने की एक्टिंग करने लगा जैसे मिकू वही बेशर्मों की तरह उसे घूर रही थी। दोनों गधों के दिल ऐसे धक धक कर रहे थे जैसे पुरानी गाड़ी का इंजन फेल होने वाला हो, पर इस आशिकी के चक्कर में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी शक्लें सस्ते टमाटरों की तरह लाल हो चुकी थी। मिकू की बाज जैसी नजरों ने ये भी देख लिया कि इस नमूने ने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे हैं ताकि थोड़ा गुंडा लग सके। मैडम को लगा कि आज तो ये पक्का जीतने के इरादे से आया है, पर जब ध्यान से उसके बंदर जैसे चेहरे को देखा तो समझ गई कि अंदर ही अंदर इसकी बुरी तरह हालत खराब है। ये देखते ही इसके दिल को बड़ा सुकून मिला क्योंकि इसे पता चल गया कि नकली आत्मविश्वास दिखाने में ये इस छपरी से कई गुना आगे है। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए इसने अचानक इसकी टाई ठीक से सेट करनी शुरू कर दी ताकि इसे और तनाव में डाल सके। इस अजीब सी हरकत से हमारे हीरो को ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने नंगे तार पर हाथ रखवा दिया हो और इसकी हालत खराब हो गई। मिकू को जब दिखा कि ये सूखी लकड़ी की तरह जम गया है तो वो और मजे लेने लगी और यूकियो ऐसी घटिया एक्टिंग कर रहा था जैसे इस अचानक हमले से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इस ओवर स्मार्ट गधे ने दाव फेंका कि मिकू के छूने से इसके सख्त लौंडे वाले चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ता और अपनी नकली शान साबित करने के लिए उसने हीरो बनकर मिकू का हाथ पकड़ लिया। पर इस सस्ती हरकत ने उन दोनों के ही होश उड़ा दिए। यूकियो ने अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए जल्दी से एक वाहियात झूठ बोला कि वह तो इसलिए डर गया था क्योंकि मिकू चुड़ैल की तरह चिल्ला पड़ी थी और मिकू ने भी तुरंत पलटवार किया कि इस नमूने ने जबरदस्ती हाथ जो पकड़ा था उसी का नतीजा है। यूकियो ने थोड़ा समय लेकर उसके चेहरे को ध्यान से देखा। पहली बार इस मोहतरमा के चेहरे पर थोड़ी शर्म दिखाई दे रही थी और ये पहली दफा था जब इसके सामने उसकी ऐसी तैसी हुई थी। पर मिकू आखिरकार ढीठ थी। उसने जल्दी से अपनी बची खुची इज्जत संभाली और इस गधे को फिर से चिढ़ाना शुरू कर दिया कि ये फट्टू इतनी जल्दी पीछे क्यों हट गया। वो अकड़ में बोलती है कि यूकियो तो इतना बड़ा दूध पीता बच्चा है कि एक साधारण सा स्पर्श झेलने की भी औकात नहीं है उसकी। यूकियो ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी बदतमीजी दिखाई कि उसके अंदर औरतों वाली ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर लाइन मारी जाए। ये सस्ता आलोचक कहता है कि वह अभी भी किसी प्राथमिक स्कूल की बच्ची जैसी दिखती है और कहीं से हाई स्कूल की नहीं लगती। इस बात ने मैडम के अहंकार को जलाकर राख कर दिया। पर थोड़ी देर बाद इसके शैतानी दिमाग में एक छिछोरा ख्याल आया। खुद को बड़ी लड़की दिखाने के लिए इसने थोड़ी बेशर्मी दिखाई और को थोड़ा और ऊपर कर लिया ताकि आफत मचा सके। इधर यूकियो की तबीयत खराब हो गई जैसे ही उसने उसकी टांगे देखी और इस बेचारे को लगा कि ये कमीनी तो अब नियमों की धज्जियां उड़ाए बिना खेल नहीं रही। मिकू बड़े फख्र से अकड़कर कहती है कि कट ऊपर करके उसने इस थरकी गधे को मजबूर कर दिया है कि वो घूर घूर कर उसे देखे और उसे पूरा यकीन है कि इस निकम्मे का नकली हीरो वाला ड्रामा अब जल्दी ही टूट जाएगा। पर अपनी थरकी हरकतों पर काबू पाने के बाद यूकियो अचानक से उसकी फिक्र करने की जबरदस्त ओवर एक्टिंग करता है। वो बड़े ज्ञानी लोगों की तरह थोड़ा सख्त होकर उसे सलाह देता है कि अपनी औकात में
कट ठीक से नीचे करे, वरना दूसरे आवारा लड़के उसे अजीब नजरों से घूरेंगे। मिकू पलटकर बहस करती है कि ऐसा इस आलसी को इसलिए लग रहा है क्योंकि ये खुद ही सस्ती नजरों से उसे घूर रहा था। पर इस सारी नौटंकी और बहस के बावजूद आखिरकार शर्म के मारे वो अच्छे बच्चों की तरह अपनी कट इज्जत के साथ नीचे कर ही लेती है। फिर वो शैतानों जैसी हंसी के साथ तीर छोड़ती है कि इस चिंता का मतलब यही है न कि खेल वह जीत गई, क्योंकि अगर इस गधे की उसे उस कट में देखकर धड़कने तेज न हुई होती तो ये अचानक फिक्र करने का नाटक तो बिल्कुल नहीं करता। यूकियो अपनी फटी हुई आवाज में उसे डांटता है और नकली गुस्से में भौंकता है कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, पर उसे पक्का डर है कि बाकी थरकी लड़के जरूर उसे घूर घूर कर देखेंगे। मैडम का अहंकार तुरंत आहत हो जाता है और वो कुत्ते बिल्ली की तरह बहस करने लगती है कि उसने साफ देखा था कि इस निकम्मे का बंदर जैसा चेहरा टमाटर बन गया था, जिससे इन गधों की एक और बकवास और गर्म लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी ये भौंक भौंक अचानक तब बंद होती है जब पीछे से वाकाना भूतनी की तरह आ टपकती है और ज्ञान देती है कि अगर अभी स्कूल के लिए दौड़ नहीं लगाई तो देर होने पर इनकी अच्छी खासी खबर ली जाएगी। वाकाना की बात सुनकर इन दोनों ट्यूबलाइटों के दिमाग की बत्ती जलती है और दोनों अपनी औकात भूलकर स्कूल की तरफ पागलों की तरह पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर देते हैं। इन दोनों भांड लोगों को दौड़ता देखकर वाकाना दुख भरी सांस लेती है, ये सोचकर कि ये नमूने हाई स्कूल में पहुंच गए, पर इनकी अक्ल अभी भी घुटनों में ही अटकी हुई है, क्योंकि दोनों ने गधों की तरह पूरा रास्ता दौड़ लगाई थी। जल्द ही वे हाफते कांपते उस सकुरा पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जो इनके मनहूस हाई स्कूल की तरफ जाती है। अभी भी इन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है कि ये समय पर पहुंचेंगे या नहीं, तो हमारा बेअक्ल हीरो अपनी आदत के हिसाब से देर होने का पूरा दोष मिकू की जिद और नखरे वाली हरकतों पर डालने की योजना बनाता है। मिकू कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो तुरंत पलटवार करती है कि खुद तो इस घिसेपिटे खेल को इतना गंभीरता से ले रहा है जैसे कोई यूपीएससी या सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षा हो। अपनी बात साबित करने के लिए वो इस सस्ते मजनू की सुबह वाली ओवर एक्टिंग याद दिलाती है, जिसमें इसने दीवार पर हाथ मारकर कबाड़ों वाला जो वाहियात सस्ता ड्रामा किया था कूल बनने के चक्कर में। वो पूरे घमंड में छाती चौड़ी करके बोलती है कि उसे साफ दिख रहा था कि उस समय इसकी हालत खराब थी और अभी लड़ने का एक ही कारण है कि इस फट्टू को अंदर से पता चल चुका है कि इसकी नैया डूब चुकी है और ये खेल हार चुका है। यूकियो आगे से भौंकने ही वाला होता है, पर फिर उसे अचानक से दिमाग में थोड़ी अक्ल आती है और वो अपना मुंह बंद रखने का फैसला करता है। इसके बजाय ये निकम्मा अपनी रफ्तार ऐसी कम करता है जैसे इसकी बैटरी खत्म हो गई हो और पूरी तरह रुककर मिकू को 2 कदम आगे निकलने का मौका दे देता है। आखिरकार उस भोली चुड़ैल को समझ आता है कि उसके बगल में कोई नहीं चल रहा, तो वो पागलों की तरह उलझन में पीछे मुड़ती है। वो उसे अजीब नजरों से घूरती है और जैसे ही देखती है कि इस फट्टू ने कैसा पत्थर जैसा गंभीर चेहरा बना रखा है, अचानक से इस आफत का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। फिर यूकियो थोड़ा अकड़ में आगे बढ़ता है और उसे नीचा दिखाते हुए वहाँ से निकलता है और बड़े मजे से कहता है कि वो तो बस देखना चाहता था कि इसकी शक्ल चढ़ने के बाद कितनी बुरी लगती है। बस फिर क्या, दोनों वापस गली के कुत्तों की तरह शुरू हो जाते हैं, पर इस बार थोड़ा प्यार से, जैसे किसी ने अभी अभी इन्हें एक दूसरे का खून पीने से बचा लिया हो। एक साथ ये दोनों आलसी अपनी बची खुची इज्जत और सांस लेकर स्कूल की बची हुई सड़क पर दौड़ते रहते हैं। जब आखिरकार ये निकम्मे स्कूल पहुँचते हैं तो सांस संभालते हुए जल्दी से कक्षा आवंटन बोर्ड देखने भागते हैं। दोनों की फटी हुई शक्लों पर अचानक बल्ब जल जाते हैं जैसे ही इन्हें पता चलता है कि नए साल में भी ये एक ही कक्षा में एक दूसरे का दिमाग खाएंगे। पर क्योंकि दोनों नंबर 1 के नौटंकीबाज हैं, तो अंदर से खुशी से नाचने के बावजूद ऐसी ठंडी एक्टिंग करते हैं जैसे इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसी समय दोनों अपने झूठे दिलों से एक दूसरे से चुपचाप वादा करते हैं कि इस साल तो ये खेल जीतकर असली मास्टरमाइंड बनेंगे और इस सस्ते आई लव यू वाले कलेश को हमेशा के लिए दफना देंगे। दोनों ढीठ अंदर ही अंदर खिसियानी बिल्ली की तरह हंस रहे हैं और ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जहाँ सामने वाला इनके पैरों में गिरकर प्यार की भीख मांग रहा हो, जबकि ये पूरी तरह अनजान है कि ये दोनों सच में एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, जब मिकू और उसकी मम्मी एक नए मोहल्ले में अपना सामान लेकर रहने आए थे। अपने काम के कारण मिकू की मम्मी को इस बोझ को एक पड़ोसी के घर छोड़ना पड़ा, जो किसी और का नहीं, हमारे इसी गधे यूकियो के परिवार का घर था। पहली बार इस रोती हुई बच्ची को देखने के बाद भी यूकियो ने उसे घर में आने दिया। जैसे ही उसकी मम्मी वहाँ से गई, इस नए कलेश और बदलाव को देखकर यूकियो खुद बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। अपने आंसू पोंछकर यूकियो ने इसका मुंह बंद करने के लिए थोड़ा सस्ता सा खाना बना कर दिया और इसकी इस छोटी सी मेहनत ने इस नकचढ़ी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान ला दी। अब वापस वर्तमान में आओ, जहाँ अंडे का रोल बनाते बनाते मिकू उस मनहूस दिन को याद करके बिना वजह दांत निकाल कर हंस रही है। उनके नए हाई स्कूल में बाकी सब बच्चों ने अपनी औकात के हिसाब से नए दोस्त ढूंढ लिए हैं और खुशी खुशी बकवास कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा निकम्मा यूकियो किसी ढीठ अंतर्मुखी की तरह कोने में पड़ा सड़ रहा है और अपनी अकेली जिंदगी का रोना रो रहा है। मिकू ने उसे पहले ही ज्ञान दे दिया था कि कक्षा के पहले दिन से पहले ही सबने एक ऐप का उपयोग करके अपनी दोस्ती पक्की कर ली है, जबकि इस बेचारे के खाते में दोस्तों का एक भी नाम नहीं आया। मिकू इस कोने में पड़े आलसी
आलसी के पास आती है और तुरंत उसके इस बेइज्जती वाले अकेलेपन का मजाक उड़ाती है, क्योंकि इस पुराने जमाने के फट्टू ने अकड़ में आकर इंस्टाग्राम पर खाता खोलने से ही मना कर दिया था। अपनी औकात और गिरी हुई हालत को और जलील करवाने के लिए यूकियो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा है कि वो खाता नहीं बनाएगा। ऊपर से मिकू को ज्ञान देता है कि उसे घर में घुसकर सड़ना ज्यादा पसंद है, जैसे कि ये कोई स्वर्ण पदक जीतने वाला काम हो। मिकू भी ताना मारती है कि वाह, इस निकम्मे को अपनी इस बेरोजगारी और निकम्मेपन पर आखिर किस बात का घमंड है। फिर ये चुड़ैल नया नाटक शुरू करती है और बोलती है कि स्कूल में एक दूसरे को उपनाम लास्ट नेम से बुलाएंगे ताकि लोगों के बीच इनके इस सस्ते रोमांस की कोई अफवाह न उड़े। ये सुनकर इस आलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब मिकू अभ्यास के लिए उसे उसके उपनाम से बुलाती है तो इस रोते हुए आशिक का दिल ऐसे टूटता है जैसे किसी ने इसकी आखिरी टॉफी छीन ली हो। मिकू अचानक चुड़ैलों की तरह हंसती है और इस रोते हुए बच्चे को चुप कराती है कि वो उसे पहले की तरह यूकियो ही बुलाएगी। जैसे ही उसने वापस इसका नाम पुकारा, इस फट्टू का चेहरा फिर से शर्म से टमाटर हो गया और इससे अपनी फटी हुई शक्ल छिपाई नहीं गई। ये देखते ही मिकू ने इसकी जमकर खिंचाई शुरू कर दी, पर ये ढीठ हीरो अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि इसकी हालत खराब हुई है। अपनी नकली मर्दानगी दिखाने के चक्कर में ये निकम्मा उसे चुनौती देता है कि दोबारा उसका नाम ले, पर इस बार उसकी इन निकम्मी आंखों में देखकर बोलना पड़ेगा। ये सुनते ही मिकू की खुद की हालत खराब हो जाती है और उसका नाम लेते समय उसकी आंखें ऐसे इधर उधर घूम रही थी जैसे परीक्षा में नकल करते समय अध्यापक को ढूंढ रही हो। जैसे ही मिकू की फटी, इस कमीने यूकियो ने एक सेकंड नहीं लगाया उसकी इस बेइज्जती का मजा लेने में और जमकर नमक छिड़का। मिकू गुस्से से किसी जनरेटर की तरह कांपने लगती है और याद दिलाती है कि वह सिर्फ इसलिए डर रही है ताकि बाकी लोग इनकी इस सस्ती आशिकी का गलत मतलब न निकाल लें। पर अचानक इसके शैतानी दिमाग की बत्ती जलती है कि अगर लोगों ने इनके चक्कर के बारे में कुछ गलत सोच भी लिया तो वह तकनीकी रूप से गलत थोड़ी ना होगा। आखिर दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल जो है। ये सुनकर यूकियो के मोटे दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। ये दोनों तकनीकी रूप से अकेले हैं और अपनी अपनी जिंदगी में पड़े हुए हैं, पर मिकू की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह इसके गले ही पड़ना चाहती हो। मिकू ने नोटिस किया कि ये गधा उसकी बातों पर किसी शौकिया वैज्ञानिक की तरह गहरी सोच में डूबा है, तो चिढ़ाते हुए पूछती है कि इस फट्टू ने उनके रिश्ते को आखिर क्या समझ रखा था। यूकियो चिढ़कर कुत्ते की तरह भौंकता है कि इनकी औकात सिर्फ बचपन के दोस्तों वाली ही है। तभी पीछे से दो लड़कियां मिकू को आवाज लगाती है और वह इस रोते हुए आशिक को छोड़कर वहां से खिसक लेती है। यूकियो अपनी सड़ी हुई शक्ल वापस डेस्क पर झुकाता है और अकेले में रोता है कि क्या ये नकचड़ी सिर्फ इसकी ऐसी तैसी करने ही उसके पास आई थी। इस निकम्मे को पता भी नहीं चलता कि वे दोनों लड़कियां इसके सिर पर आकर खड़ी हो गई हैं, जब तक मिकू इसकी बेइज्जती करते हुए इसे अपना बचपन का दोस्त परिचय नहीं कराती। वे दोनों बंदरिया अपना नाम अकाने और मारिका बताती है। यूकियो उन्हें नमस्ते बोलने में ऐसे हकलाता है जैसे इसकी जुबान को लकवा मार गया हो, क्योंकि इस प्रमाणित अंतर्मुखी की औकात ही नहीं है लड़कियों से ढंग से बात करने की, जिस पर मिकू ने बड़े मजे से आग में घी डाल दिया। वे बेचारी लड़कियां सदमे में थी क्योंकि इस निकम्मे की शक्ल थोड़ी धोखा देती है और लगता है जैसे ये बहुत लोकप्रिय होगा। अकाने ज्ञान देती है कि इसका उपनाम थोड़ा अजीब है, तो यूकियो अकड़ में आकर किसी सड़क छाप इतिहासकार की तरह बताता है कि ये किसी शिनसेंगुमी की वर्दी के रंग जैसा है। अगले ही सेकंड इस फट्टू के चेहरे की सारी हवाइयां उड़ जाती है, क्योंकि इसे एहसास होता है कि ये एकदम नंबर 1 का चश्मिश नर्ड लग रहा है। पर ये थोड़ा नकली आत्मविश्वास लाकर उनके सामने इज्जत बचाने की ओवर एक्टिंग करने लगता है। वे लड़कियां तुरंत पूछती हैं कि क्या इसे एनीमे देखने की बीमारी है। ये गधा बताता है कि आजकल ये कॉस्मो कनेक्ट देखकर अपना समय बर्बाद कर रहा है। ये सुनते ही अकाने ऐसे उछल पड़ती है जैसे इसे मुफ्त का राशन मिल गया हो और किसी फैंटेसी एनीमे की पूरी कहानी उबाऊ तरीके से सुनाने लगती है। यूकियो के निकम्मे दिमाग में तुरंत वह कहानी क्लिक कर जाती है और ये बताता है कि उस एनीमे के मुख्य नायक की आवाज देने वाला कलाकार इसे पसंद है। जैसे ही इसने ये फालतू बात बोली, अकाने और मारिका इसके साथ ऐसे बातें करने लगती है जैसे ये उनका पिछले जन्म का बिछड़ा हुआ भाई हो। मिकू ये सब देखते हुए पूरी तरह सदमे में है और इसकी शक्ल ऐसी फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये थरकी इतनी आसानी से बाकी लड़कियों के साथ सहज होकर बातें कर सकता है। तभी अकाने ओवर स्मार्ट बनते हुए इस आलसी से पूछती है कि क्या वो इसे इसके पहले नाम से बुला सकती है। ये सुनते ही मिकू जलकर राख हो जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है, पर उसकी जान में जान तब आती है जब ये फट्टू उस लड़की को मुंह पर मना कर देता है और उसकी इस सस्ती विनती की धज्जियां उड़ने के बावजूद अकाने अपनी बत्ती सी दिखाती रहती है और इन दोनों फुकरों के बीच की अजीब सी छपरी दोस्ती जैसी तैसी बनी रहती है। वही दूसरी तरफ मिकू अपना दिमाग घास चरने भेजकर चुपचाप इस निकम्मे यूकियो की अजीब सी बंदर जैसी मुस्कान को घूरती रहती है जब वह दूसरों के सामने ज्ञान बांट रहा होता है। थोड़ी देर दिमाग चाटने के बाद अकाने और मारिका वहाँ से खिसक लेती है। यूकियो अपनी रुकी हुई सांस ऐसे छोड़ता है जैसे सदियों बाद ताजी हवा मिली हो, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि मिकू के अंदर से किसी चुड़ैल जैसी काली आत्मा वाली आभा निकल रही है। यूकियो का चेहरा सदमे से ऐसी फटी पतंग जैसा हो जाता है जिसे देखकर मिकू हड़बड़ा कर अपना सस्ता थोपड़ा छिपाने लगती है, क्योंकि उस बेअक्ल को खुद नहीं पता कि इस गधे ने उसकी कौन सी भयानक शक्ल देख ली है। यूकियो अपने शून्य बुद्धि वाले दिमाग से उसे ध्यान से घूरता है और अपने आप को नंबर 1 का मनोवैज्ञानिक समझते हुए अंदाजा लगाता है कि शायद ये नकचढ़ी जल भुन रही है। अपनी इस खुजली को शांत करने के लिए ये फट्टू थोड़ी हिम्मत करके
चुपके से उसके हाथ को छू लेता है। छूते ही मिकू के गले से किसी मरी हुई मुर्गी जैसी अजीब सी आवाज निकलती है और वो भूत देखने जैसा झटका खाकर दूर उछल जाती है। पूरी कक्षा इन दोनों नमूनों का मुफ्त का तमाशा देखने के लिए पलट जाती है, जबकि ये दोनों बेवकूफ एक दूसरे को ऐसी फटी आंखों से देखते हैं जैसे इनके अंदर की सारी हवा निकल गई हो। फिर अचानक यूकियो का फ्यूज उड़ जाता है और वो पागलों की तरह दांत निकाल कर हंसने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी नकली हीरो वाली चाल चलकर मिकू की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि उसने ऐसी सस्ती आवाज क्यों निकाली। और हमेशा की तरह मिकू इस गलती का पूरा ठीकरा इस फट्टू के सिर फोड़ देती है। आखिरकार वो चुड़ैल मान ही लेती है कि जब वो उसकी सहेलियों से बातें कर रहा था तो वो उसके उसी घटिया से मुंह को याद कर रही थी। यूकियो कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने तुरंत पलटवार करके तीर छोड़ा कि मिकू की खुद की शक्ल थोड़ी देर पहले उससे भी ज्यादा घटिया लग रही थी। अपनी इस बदतमीजी के बाद भी ये बेशर्म गधा मान लेता है कि बाकी दुनिया के बजाय मिकू जैसी आफत के साथ भौंकना इसके लिए ज्यादा आसान है। वो अपनी सस्ती अहंकार बचाने के लिए मुंह फेरता है और फालतू का ज्ञान बांटता है कि बाकी लड़कियां तो बिना बैटरी के रेडियो की तरह लगातार बकबक करती रहती है। मिकू को समझ आ जाता है कि ये इस ढीठ अंतर्मुखी का उसे खुश करने का एकदम अजीब और बेकार तरीका है। वो वापस इस आलसी के पास जाती है और थोड़ी ठीक ठाक आवाज में उसे पुकारती है। जैसे ही ये अपना बेकार सा थोपड़ा उसकी तरफ घुमाता है, वो थोड़ी और ओवर एक्टिंग वाली नरमी से दोबारा इसका नाम लेती है ताकि इसकी थोड़ी और हवा टाइट कर सके। प्रवेश समारोह की नौटंकी को बीते करीब एक हफ्ता हो चुका है। तभी मिकू को ये यूकियो किसी अनाथ बच्चे की तरह कैफेटेरिया में अकेले सड़ता हुआ मिल जाता है। वो बड़ी बेशर्मी से इसके कान से ईयरबड नोच लेती है जिससे इसकी अटकी हुई जान बाहर आती है और मिकू इस निकम्मे की अकेली जिंदगी का मजाक उड़ाकर अपनी छपरी डांट फटकार शुरू कर देती है। वो इस निठल्ले को अपनी सहेलियों के झुंड में घुसने का मुफ्त प्रस्ताव देती है, पर यूकियो फिर से अकड़ में आकर मुंह फेर लेता है और ताना मारता है कि कैसे उस दिन ये चुड़ैल जलन में कबाब बन रही थी। मिकू अपना डिब्बा मेज पर ऐसे पटकती है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही हो और इस फट्टू के बगल में आकर चिपक जाती है जिससे इसके बचे कुचे होश उड़ जाते हैं। मिकू हवा बनाते हुए बताती है कि उसने अपनी चमचियों को पहले ही रास्ता नापने को बोल दिया है क्योंकि आज वो इसी आलसी के साथ खाना ठूसेगी। हालांकि ये हीरो बाहर से सख्त लौंडा बनने की एक्टिंग कर रहा था, पर अंदर ही अंदर शुक्र मना रहा था कि चलो किसी आफत ने तो इसके साथ बैठने की मेहरबानी की। अचानक आवारा लड़कों की एक टोली वहाँ आ टपकती है और इस मिकू के आगे पीछे पूंछ हिलाने लगती है। उन फुकरों का सरदार हयातो अपनी झूठी शान दिखाते हुए खुद को आगे करता है और हवा बनाता है कि वह कक्षा में यूकियो के पीछे ही बैठता है, पर ये निकम्मा इतना बड़ा दिमाग से पैदल है कि हमारे असली फट्टू हीरो यूकियो का नाम ही गलत बोल जाता है। हयातो बड़े नकली आत्मविश्वास के साथ मिकू के बाएं ऐसे धंस जाता है जैसे बाप की संपत्ति हो और शुरू हो जाता है बकवास करने में। यूकियो अपने मोटे दिमाग में सस्ती थ्योरी बनाता है कि इस छपरी को शायद मिकू से बात करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि ये बंदरिया हमेशा अपने ही कबीले से घिरी रहती है। यूकियो सोचता है कि मिकू इस नए कलेश हयातो से तंग आ गई होगी, पर जब वह इसकी तरफ घूरता है तो वो अपनी चालू आंखों से इशारा करती है कि इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा और ये बिल्कुल ढीठ बनकर ठीक है। वो हयातो के साथ अपनी टाइम पास वाली बातचीत जारी रखती है और इधर हमारा बेचारा निकम्मा यूकियो उसके बगल में गूंगा बनकर बैठने में ही अपने सस्ते मजे लूट लेता है। उसी शाम को अपने घर के बिल में घुसकर यूकियो अगले दिन का डिब्बा तैयार करने की नौकर जैसी मेहनत करता है। वो वाकाना को झूठी कहानी सुनाता है कि वो खाने के पैसे बचाकर कंजूस बनने की कोशिश कर रहा है, पर असलियत में ये निकम्मा मिकू जैसी नकचढ़ी के साथ ज्यादा डिब्बा खोलने की फिराक में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तभी इसके दिमाग की बत्ती के साथ फोन की बत्ती भी जलती है और देखता है कि मिकू का संदेश आया है जिसमें ये चालाक लोमड़ी उसे कल फिर से साथ में खाना ठूसने का चारा डाल रही है। अगले दिन जब पेट पूजा का समय होता है तो ये दोनों फुकरे मिकू और यूकियो लोगों की नजरों से छिपकर एक निजी कोने में घुस जाते हैं। मिकू अपने नकली दांत निकालते हुए इस भुक्खड़ को अपने हाथ का बना हुआ बेंटो डिब्बा थमा देती है जिसमें न जाने कौन सा कचरा भरा होगा। यूकियो डरते डरते डिब्बे का ढक्कन खोलता है और देखता है कि खाना गलती से इंसानों के खाने लायक लग रहा है। उस सस्ते भोजन को देखकर ही इसके पेट में और फट्टू दिल में कबूतर उड़ने लगते हैं, पर अचानक इसके बेअक्ल दिमाग में उनके उस वाहियात खेल की घंटी बज जाती है। जैसे ही ये मिकू की आफत भरी शक्ल को वापस देखता है, वो पहले से ही ओवर स्मार्ट और शैतानी मुंह बनाए इसे घूर रही होती है। मिकू थोड़ी टांग खींचते हुए धमकी भरे अंदाज में चिढ़ाती है कि इस भुक्खड़ का दिल तो उछलेगा ही, क्योंकि आखिर उसने उस आलसी के लिए अपने हाथों से जो बनाया है। यूकियो की चिढ़कर ऐसी तैसी हो जाती है क्योंकि इस आइटम ने उसके लिए ये डिब्बा किसी सच्ची फिक्र में नहीं बल्कि अपना छपरी खेल जीतने के चक्कर में बनाया था। मिकू किसी सड़क छाप पागल की तरह जोश में आकर इस सस्ते मजनू को उस खाने को चखने का दबाव डालती है तो ये बेचारा डरते हुए डिब्बे से न्यूमोनिया, हाँ भाई, मूल पाठ का वही सस्ता गलत टाइप किया हुआ बीमारी वाला नाम जैसी कोई अजीब सी फटी चीज का टुकड़ा अपनी उंगलियों से उठा लेता है।